Good morning, class 10th. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the second chapter of your economics, that is, sectors of the Indian economy. In our last class, we have seen that our economy is being divided into three basic sectors, that is the primary sector, the secondary sector, and the tertiary sector. Primary sector, we have seen it is related to agriculture. The secondary sector, it is related to the industry, and the tertiary sector is related to services. Then after that, we have seen that how these three sectors are interdependent upon each other, and later on we have also studied that what do we mean by the disguised unemployment or the hidden unemployment. In today's class, we're going to start with the new topic, that is, we'll continue with the same topic actually, because in that we had left with few things. In that while we were studying the disguised unemployment, then we have seen that the people, जो लोग लैंड पर वर्क कर रहे थे, जहाँ पर 2 लोग काम कर सकते थे, वहाँ पर 5 लोगों के काम किए जाने की, जो लोग 5 लोग उस पर काम कर रहे थे. सो हमने उस इन अनएम्प्लॉयमेंट को कहा था डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे हमको अनएम्प्लॉयमेंट तो है बट दिख नहीं रहा है. सो इट वॉज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगेन उसके बाद देखो और भी बहुत तरह के अनएम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है. देन उसके बाद आपके और भी कुछ एक अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर्स होते हैं. अब देखो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गवर्नमेंट इसको ख़त्म कर सकती है बाय क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल. कैसे? गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है दैट इज़ कॉल्ड दी मनरेगा पॉलिसी. मनरेगा पॉलिसी के अंडर में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने यहाँ नए नए काम को जनरेट कर सकती है और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि वो आकर के एज अ लेबर उसके यहाँ काम करें. जो छोटे छोटे जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, वो उनके पास ज़्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो उनके यहाँ ज़्यादा होती है. तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लगाई हुई है दैट इज़ कॉल्ड दी मनरेगा पॉलिसी. और इसके अंडर गवर्नमेंट जो है वो उनको जो वर्कर्स होते हैं, जब वो अपनी फील्ड्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं, या अगर वर्कर्स चाहें तो यूँ भी उस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है. तो वो क्या करते हैं, अपने ही विलेज के आसपास गवर्नमेंट के कुछ वर्क्स जो होते हैं, आप कह सकते हो जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट को मदद करते हैं एज अ लेबरर. या फिर कहीं थोड़ी दूर पे जा कर के, ज़्यादा दूर, मनरेगा की ये पॉलिसी है कि वो अपने गांव से ज़्यादा दूर ना जाने पाएँ. देन again the next topic in your book is that is division of sector and organization and unorganized sectors. Division of sectors on the basis of organized and unorganized sectors. देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होता है जिसके बारे में द गवर्नमेंट इज हैविंग all the datas, right? How many people are employed in that particular organized the sector, what are their earnings, right? उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, what are their skills, then what are their means everything related to their profession. उसके गवर्नमेंट के पास उनकी पूरी की पूरी जानकारी होती है. दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. और देन गवर्नमेंट कुछ इम्पोजिशंस लगाती है, टैक्सेस लगाती है इस ऑर्गेनाइज सेक्टर पे. देन इट इम्पोजेस सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर. अगेन द नेक्स्ट सेक्टर इज, आप द ऑर्गेनाइज सेक्टर यू कैन से गवर्नमेंट के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं. देन उसके बाद आपका जो भी लोग टैक्स पेइंग के अंडर में आते हैं वो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं. Then next comes the unorganized sector. What do you mean by unorganized sector? As the word unorganized itself says that things will not be according to the norms, है ना. आपका जो unorganized word है वो itself बता रहा है कि उतना
ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली इन दिस व्हेन द पीपल आर एम्प्लॉयड, तो उनके बारे में गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, व्हाट आर देयर लेवल ऑफ इनकम, वेदर दे आर पेइंग ऑफ द टैक्सेस और नॉट. ये सारी की सारी चीज़ें उसमें नहीं हैं. अगेन आपके जो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो government is knowing that yes, this is kind of an unemployment is there, but in unorganized sector if any unemployment is generated, कोई भी unemployment है तो ना ही गवर्नमेंट को वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगता है, नॉर गवर्नमेंट इज एबल टू नो दी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ दोज सेक्टर्स. आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनके यहाँ जो आपका वर्किंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द लेबर्स है या ऑफ द पीपल है, इट इज़ बेटर कंपेयर टू दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वाई? बिकॉज हेयर गवर्नमेंट का कोई क्लच नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, एंड पीपल आर टेकिंग वर्क फ्रॉम द लेबरर्स एट देयर विश एंड विल. अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़रूरी नहीं है कि कोई लेबर ही कहीं काम कर रहा हो. आपका एक रेडी वाला जो है या एक जो आपके सब जो वेजिटेबल वेंडर आता है, ही इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. देन आपका जो ये कह सकते हो जो छोटे छोटे टॉयज़ बेच रहा है, बलून्स बेच रहा है बच्चों के लिए, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो उनकी जो अर्निंग है इट इज़ नॉट बीइंग नोन बाय द गवर्नमेंट. वो कहीं पे दे आर नॉट रजिस्टर्ड समवेयर कि वो अपने जो उनकी अर्निंग है उसको वो कहीं रजिस्टर करा पाए. सो दे बिलोंग टू एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अगेन इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो वर्कर्स होंगे उनके रहने खाने पीने या उनके वर्किंग कंडीशंस को अच्छा नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नमेंट को पता नहीं. देन अगेन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ अडॉप्ट की कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, द फर्स्ट पॉलिसी वॉज टू कि इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंक्लूड किया जाए. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ जो कोचिंग्स हुआ करती थी, कोचिंग क्लासेस हुआ करते थे, देन जो ब्यूटी पार्लर्स हुआ करते थे, जिम्स हुआ करते थे, ये सारे के सारे देवर अंडर दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं थे, उनकी इनकम के बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता होता था. बट लेटर ऑन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारे के सारे सेक्टर्स को, इन लोगों को, कुछ लोगों को, जैसे ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी सैलून है, देन दी gyms, the coaching centers, government included all of them into the organized sector. Now if they have to open up, अगर किसी भी anyone who has to want a new coaching center, he has to get registered himself under the government policies. Otherwise then उसकी जो coaching center होगी it will be announced as illegal. Again यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे अलग अलग यू कैन से पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं कि उसके जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की उनको सेव किया जा सके. सेव देखो ऐसे ही किया जा सकता है बाई recognizing those sectors, those occupation in the और unorganized sector. और जैसे ही गवर्नमेंट उन occupations को ऑर्गेनाइज करेगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वैसे ही द वर्कर्स विल गोइंग टू कम अंडर द विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे विल हैव अ बेटर कंडीशन ऑफ वर्किंग देन कंपेयर टू देयर प्रीवियस कंडीशन. The next comes the sectors in terms of government, public and private sectors. देखो ओनरशिप के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली दो सेक्टर्स में डिवाइड होती है. इनफैक्ट 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है. आपका जो थर्ड सेक्टर है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड दी यू कैन से पार्टनरशिप सेक्टर. देखो जो फर्स्ट सेक्टर है दैट इज़ दी पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर है जहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है इट इज़ टेकिंग अप सर्टेन डिपार्टमेंट्स इन इट्स हैंड एंड it is providing the facilities or the services to the citizen of India. Like for example, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंसान he'll not be very much
interested in producing electricity until and unless he is getting a good price, right? लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, और इनिशियली जब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर उसने जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एट अ लोअर प्राइस. देखो ये जो पब्लिक सेक्टर है, ये जब आपका हमारा जो इंडिपेंडेंस हमको मिली थी, तो उस टाइम पे ये पब्लिक सेक्टर सब बहुत ज़्यादा अपने अंडर में बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इट वाज having it in its hand. Why? Because at that time our economy was not that well off. हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं थी, कंडीशन अच्छी नहीं थी, and at that time कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज दे वर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन दी बेसिक फैसिलिटीज़, राइट? क्योंकि हमारे यहाँ उस टाइम पे वी वर लैकिंग इन दी बेसिक फैसिलिटीज़. हमारे पास रोड्स नहीं थे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था. सो एट दैट टाइम दी इंडिया वॉज लैकिंग बिहाइंड इन दी बेसिक एम्यूनिटीज़. सो जहाँ पर जिस भी कंट्री में बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज दे आर नॉट वेरी मच विलिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी, बिकॉज उनको वहाँ पर जो नॉर्मली जो यू कैन से जो उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो गवर्नमेंट डिड इन इंडिया, इट स्टार्टेड डेवलपिंग दी दो सेक्टर्स जहाँ पर जो हमारा यू कैन से बेसिस था, दैट इज़ द कम्युनिकेशन, द रोड्स, द रेलवेज, द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, देन जो आपके सिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इट वाज ऑल बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ने इन सारी की माइनिंग्स, बड़ी बड़ी माइनिंग्स करना, देन उसके बाद आपके जो स्टील है उसको प्रोड्यूस करना, देन आपके जो और भी बहुत सारे अलग अलग हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करना, ताकि दी private sector can get the you can say they can get the enthusiasm from those sectors, and finally they can invest in India. So this is the public sector. Again जो private sector as you all know, उनका जो एजेंडा होता है, their single agenda is the profit earning. वो जब भी जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंडा है प्रॉफिट अर्निंग. कहीं पर भी वो कहीं पे भी वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के ही मोटिव से करते हैं. बट अभी फ़िलहाल में वी आर सीइंग दी वेलफेयर इकोनॉमी के अंडर जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो कुछ वेलफेयर के काम आपकी इकोनॉमी के लिए करने लगे हैं. उनका अब ये हो गया कि द व्हाट दे आर टेकिंग अप फ्रॉम द इकोनॉमी, उससे थोड़ा बराबर, उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर ही दे वांट टू रिटर्न. तो यहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमी भी अभी सिनेरियो में आई है, बट स्टिल जो उनका मेन एजेंडा है वो है आपका प्रॉफिट मेकिंग. प्राइवेट सेक्टर बेसिकली प्राइवेटली ओन्ड होता है, प्राइवेट इंसान के हाथ में होता है. दी पॉलिसीज़ वॉट एवर पॉलिसीज़ they make on their vision will, again they have to work on the certain norms being set up by the government, but उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनके अपने कुछ certain norms होते हैं. Then employees, those who are employed in government sector are different from those of the people who are employed in the private sector. प्राइवेट सेक्टर के जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके पब्लिक सेक्टर से डिफ़र करती है. देन द थर्ड sector which is not mentioned in your book is the पार्टनरशिप सेक्टर बेसिकली ऐसा सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल कर के काम करते हैं. In this, the very recent example for this is the railways. As it is being said that railway is getting privatized. देखो अभी भी रेलवे में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें प्राइवेटली मिलती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो फूडिंग की फैसिलिटी है रेलवेज जो प्रोवाइड कर रही है रिसेंट में इंडिया में, इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड. सो दिस इज़ द वेरी गुड एग्जांपल टू सी दैट देयर इज़ द sharing of the sector between the government and the private. So to this we come to an end of today's class. For the solution to your exercise, it will be forwarded to your WhatsApp group and we'll meet up in our next class for the new chapter. Thank you so much. Have a great day ahead.